हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम जो है अपना एमएससी क्लासेस में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने जो है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा। अभी तक मैंने उसको आपको कहाँ तक पढ़ा दिया है, तो हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में मैंने आपको गोल्डन एरा तक पढ़ा दिया है। कुछ बेसिक टर्म रह गई हैं, उसका एक लेक्चर और आएगा, वो खत्म हो जाएगा। सर इस तरह से चलोगे तो क्या माइक्रोबायोलॉजी पूरी हो पाएगी? मैं अगर बताऊं तो सेमेस्टर के एग्जाम में इस तरह से चलेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं ना कि अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहा हूं जो पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है, तो वहां से हम चलेंगे और क्वेश्चन के बेस पे हम जो है अब फटाफट कोर्स को करेंगे। तो बात आपको समझ में आ गई। मैंने जो है आज पार्ट 11 शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया था लगभग 34 पार्ट्स में जो है माइक्रोबायोलॉजी की बुक डिवाइड है, जो कि मेरे पास है। उसमें मैंने आज जो है पार्ट 11 शुरू किया है। पार्ट 11 फर्स्ट के बाद आप सीधा 11 में। हाँ तो देखो, आपको जो है माइक्रोस्कोप समझाने के लिए ना, जो अभी उसमें माइक्रोमेट्री वगैरह जो चीजें बची है, यानी कि उसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट आएगा ना, उसमें आपको जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम या फिर एक डायग्राम तो क्या कहें, एक आपको जो है प्रेजेंटेशन से दिखाऊंगा, जिससे आपको जो है समझ में आएगा। ऐसे मैं डायरेक्ट उसको बता दूंगा ना थ्योरी के बेस पे, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो जब मेरे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप अवेलेबल होगा तो मैं आपको जो है वो वाला लेक्चर पढ़ाऊंगा और वो आपके सामने आएगा। तो आज जो हमारा पार्ट 11 में शुरू हो रहा है, उसका लेक्चर नंबर 1 है। मेरे बारे में आप सभी जानते हैं, मेरा नाम सूरज है। तो आइए आज हम माइक्रोबायोलॉजी में जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, ए सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज जो हमारा लेक्चर बेस्ड है ना, वो बेस्ड है एक तो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स पे, और वो होते कौन कौन से हैं। वायरस आते हैं, यानी वायरसेस आते हैं, विरियोट्स आते हैं और प्रायोन्स आते हैं। ये क्या होते हैं, ए सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इनमें जो है सेल्स नहीं पाई जाती है। अच्छा, तो ये किसके अपवाद हुए? सेल थ्योरी के अपवाद हुए। सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी ये कहती है कि ऑल क्या कहते हैं, जो भी चीजें हैं, कि सभी चीजें जो है सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बनती है, ये हमारी सेल थ्योरी कहती है। तो सेल थ्योरी तो ऐसा कहती है कि जितनी भी चीजें हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। बट यहाँ पे तो सेल पाई नहीं जा रही है, यानी कि ये नॉन सेल्यूलर है, यानी कि ए सेल्यूलर है। तो इसका मतलब कि ये किसका एक्सेप्शन है? सेल थ्योरी का। इसीलिए हम यहाँ पे जो है ए सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या एक ही लेक्चर में वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स आप खत्म कर दोगे? नहीं, इसके लिए भी आपके पास 2 से 3 लेक्चर आएंगे। आज हम जो है बेसिकली हमारा जो डिस्कस रहेगा वो वायरसेस के ऊपर रहेगा, और वायरसेस में भी आज हम पूरा वायरस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे, या उसकी जो थ्योरी रिलेटेड है, यानी किस तरह से उसकी खोज हुई, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज जो हमारा मेन डिस्कशन रहेगा वो वायरस के ऊपर रहेगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले ही आपने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, पहले वो तो पढ़ा देते, कुछ थ्योरी पढ़ा देते, कुछ बता देते कि वायरस कैसे खोजा गया, इसके बारे में बताते। हम तो एमएससी वाले हैं, हमें तो जो है ऑब्जेक्टिव, कई जगह पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, और कहीं पर क्या होता है कि सब्जेक्टिव होता है, यानी कि थ्योरी वाला होता है। तो हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्यों आए? आप जो है पहले थ्योरी पढ़ाओ, तो रुको जरा, थ्योरी भी आएगी। पहले जो है कुछ आपको बेसिक चीजें वायरस के बारे में बता दूं, जिससे कि आपका जो है इंटरेस्ट जग जाए वायरस के ऊपर। यानी कि हम जो है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लेंगे, फिर हम जो है थ्योरी के ऊपर चलेंगे। यानी कि मैं आपको पहले आपको एक हिसाब से शॉर्ट नोट्स जैसा, यानी कि आपको समरी पढ़ा दूंगा। मैंने आपसे क्या बताया था, अगर जो मेरे नीट के लेक्चर देखते हैं तो मैंने उसमें ये बताया था कि जब हम नीट का पढ़ते हैं ना, तो कई टीचर क्या करते हैं, पहले चैप्टर पढ़ाते हैं फिर समरी देते हैं। पर आप मेरे संग पढ़ोगे तो पहले मैं आपको समरी दूंगा फिर चैप्टर पढ़ाऊंगा। अच्छा, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले ओएमआर भर देंगे फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यानी हम ऐसे नहीं कि पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें फिर ओएमआर भरें। तो आप अलग गोला के लगते हो सर। यानी कि आप जब चश्मा पहन लेते हो और जब आपकी हरकतें हैं, आपके बोलने का तरीका है, उससे आप ऐसा लगते हो कि आप अलग गोला से आए हो, इस गोला से नहीं आए हो। तो हम बात कर लेते हैं आज वायरसेस के बारे में। अब वायरस होता क्या है? ये फोटो दिख रहा है, ये कीड़ा जैसा क्या बनाया है सर, ये समझो अभी वायरस है। अभी हम यहाँ पे भी पहुंचेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे आया, क्यों हमने इसको पढ़ा। पहले क्या डायरेक्ट पता चल गया था वायरस ऐसा होता है? आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आने चाहिए, क्या हमने डायरेक्ट इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया था? ऐसे नहीं किया था, इसके ऊपर भी हम आएंगे। यानी हम एक छोटे लेवल से चलते हुए डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे कि हम ये कैसे पहुंचे।
अब जो मैंने आपके सामने वायरस बनाया है ना, वायरस में होता क्या है कि एक तो उसका प्रोटीन का कोड होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी ये किसी भी प्रकार से सेल से नहीं बना होता है। अब ये क्या करता है, वायरस मान लो घूम रहा है बाहर मजे से, यानी कि वो बाहर जो होता है ना वो मृत अवस्था में होता है, ऐसी पड़ा है अपनी ऐसे करके, मतलब कहीं भी उसका कुछ ठिकाना नहीं है, मेरा नहीं और कोई ठिकाना, मैं गलियों का बंजारा, मतलब कि वो एक ऐसे ही उड़ रहा है, इधर से उधर चल रहा है, उसका कुछ पता नहीं है। अब उसको क्या दिखा, बैक्टीरिया दिख गया। ये मैंने बैक्टीरियोफाज बनाया है, क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि बैक्टीरिया क्यों दिखा। मान लो कि बैक्टीरिया भी ऐसे ही है, मस्त मगन चल रहा है, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, तो ऐसी बैक्टीरिया जो है इधर से उधर चल रहा है। अब मैं गलियों का बंजारा यानी वायरस भी घूम रहा था। अब वायरस को वैसे तो मरा हुआ है बाहर, उसका तो कोई मतलब है नहीं, पर उसे जैसे ही बैक्टीरिया दिखा यानी होस्ट सेल दिख गया, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये बैक्टीरिया उसके लिए होस्ट सेल होगा जिसमें कि वो जो है अटैक करेगा। यानी कि अब क्या हुआ, वायरस जो है इसको होस्ट सेल दिखा, उसने जो है उस पर अटैक किया, यानी कि उस पर आके अटैच हो गया, बैक्टीरिया से जुड़ गया। अब क्या होगा सर कुछ बताओ। तो ये जो बैक्टीरिया से जुड़ा तो ये क्या करेगा ना, ये तो मरा हुआ था, मतलब पहले बाहर सेल के बाहर तो इसका कोई काम ही नहीं होता है, ये ऐसे ही फिरता रहता है। तो क्या हुआ, जैसे ही वो इससे अटैच हुआ तो अपना जेनेटिक मटेरियल, जो कि वायरस में सिर्फ क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। यानी कि अब क्या होगा, वायरस लिविंग हो जाएगा। जब वो बाहर है मरा है, जब वो अंदर है तो जिंदा है। तो क्या बात चल रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, यानी एक ऐसी चीज है, ये ऐसा चीज कह सकते हैं जो कि बाहर मरा है अंदर जिंदा है। मतलब ये क्या करता है, जैसे ही बैक्टीरिया होस्ट सेल पर अटैच होता है ना, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, और जैसे ही जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट हो जाता है तो ये उस होस्ट सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। यानी उस, जैसे आपने प्लेन हाईजैक सुना होगा, यानी कि उसमें आतंकवादी क्या करते हैं कि आतंकवादी घुसते हैं और जो है देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, यानी कि उसमें क्या करते हैं सर, उसमें वो क्या कहते हैं, यात्रियों को मतलब अपनी तरफ को, यात्रियों को जो है कब्जे में ले लेते हैं, यानी प्लेन हाईजैक करते हैं। उसी तरीके से ये उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। अब क्या करता है, जैसे ही वो उसकी मशीनरी को हाईजैक करेगा तो वो उसमें अपनी ग्रोथ करेगा, यानी फ्लरिश होना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी मैं वायरस का आपको एक्चुअल वर्क बता रहा हूं, वायरस करता क्या है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज मशीनरी, तो मशीनरी क्या होती है ना, कि जो भी होस्ट सेल है उसके अंदर जितने एंजाइम्स है, यानी जो भी उसके अंदर सेल चल रहा है, यानी काम चल रहा है, उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स है उनसे अपना काम करवाएगा। यानी कि उसकी मशीनरी जो चल रही थी ना उस पर अपना बैठ जाएगा, मैं यहाँ का दादा हूँ, अब तू मेरी बात मानेगा, यानी कि मैं क्या कर चुका हूँ, तुझ पे अपना कब्जा जमा चुका हूँ, मैंने अपना यहाँ आधिपत्य जमा हुआ, मैं तेरे जो न्यूक्लियोइड डीएनए में, मतलब जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वो क्या करता है, इसके न्यूक्लियोइड को तोड़ देता है। यानी कि अब उसके न्यूक्लियोइड को तोड़ा, उसने क्या किया, पूरी मशीनरी को अपने कब्जे में ले लिया। अब उस मशीनरी में वो फुल जो है मजे से ग्रोथ करेगा। वो पहले क्या करेगा, अपने एंजाइम जो उसके अंदर एक आध एंजाइम पाए जाते हैं वो उसको जो है इसमें भेजेगा, और क्या होगा कि वो मशीनरी हाईजैक करके सबसे पहले अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाएगा। ठीक हो गया, यानी कि उसने क्या किया, उसकी मशीनरी हाईजैक करी, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनानी शुरू करी, साथ में क्या करेगा, जो अपने संग एक डिब्बा जैसा लेके घूम रहा है प्रोटीन का कोड, उसको बनाना शुरू करेगा। ये भी बनने लग गए। अब क्या होगा कि वो अपना ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देगा, यानी पैकिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो अपनी जेनेटिक मटेरियल की पैकेजिंग शुरू कर देगा, फुल्ली ग्रोथ हो जाएगी, यानी कि वो सब अपने इस प्रोटीन के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को भरना शुरू कर देगा। जैसे जैसे पैकिंग होती जाएगी ऐसा टाइम आएगा कि वो पूरी बैक्टीरिया पे जो है अपनी कॉलोनी बसा चुका होगा, अपना घर बार, अपने बच्चे, अपने पोते, अपने दादा, जो वो खुद था वो सब क्या कहते हैं उसके अंदर भर देगा, और जो है पूरा बैक्टीरिया को बस्ट करके बाहर निकल जाएगा। यानी कि उसने क्या किया, पूरी मशीनरी को हाईजैक करके अपने ग्रोथ करी, अपने पोते, दादा उदा सबको उसने वहां पे पहुंचा दिया, और बाद में एक समय ऐसा आया जब उसने बैक्टीरिया को फाड़ दिया और बाहर निकल गया। यानी कि उसने बैक्टीरिया की तो मौत कर दी, परंतु क्या कहते हैं अपने को ग्रोथ करी। तो क्या है कि उसने होस्ट सेल पे आके अटैक किया, और जो है उसकी मशीनरी हाईजैक करके अपनी कॉपी बहुत सारी बना दी और बाहर निकल गया।
अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं कि क्या होता है ना, जैसे जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जो अदर सेल होती है ना उसमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। पर एक वायरस का केस ऐसा है कि उसमें जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना। मैं वैसे तो इसको लिखाऊंगा पर अपने दिमाग में ये बात रखना कि जैसे क्या होता है कि वायरस जो होता है ना उसमें जेनेटिक मटेरियल तो पाया जाता है, पर जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो सिर्फ डीएनए या सिर्फ आरएनए पाया जाता है। और सेलों में क्या होता है, जैसे कि अदर सेल लाइक अ प्लांट सेल, एनिमल सेल या जो भी सेल आपके दिमाग में आती है उसमें होता क्या है, जैसे मैंने ये प्लांट सेल बना रखा है, क्या ऐसा प्लांट सेल होता है? सर नहीं होता ऐसा, पर अज्यूम कर लो ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। अब डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाता है और आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आके जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करने लगता है साइटोप्लाज्म में। यानी कि बेसिकली होता क्या है कि ऑल लिविंग सेल्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, बट उसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से आरएनए बनता है और ट्रांसलेशन से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। तो ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैंने बायोटेक जो कि बीएससी के बच्चे हैं उसमें बायोटेक स्टार्ट कर दी है, मतलब कि मैं क्लास 12th में जो बायोटेक पढ़ा रहा हूँ उसको आप चेक कर सकते हैं। वहां पे मैं जो है कुछ चीजें बताऊंगा और साथ में जब मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टार्ट करूंगा जो कि माइक्रोबायोलॉजी में भी आती है तो आपके बारे में इसके डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो क्या कर रहे थे हम, मैं आपको बता रहा था कि अदर सेल्स में क्या होता है, जैसे डीएनए होता है वो आरएनए बनाता है, आरएनए से न्यूक्लियस से बाहर आके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अदर सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए पाया जाता है और आरएनए दोनों हो सकते हैं, यानी डीएनए और आरएनए दोनों होगा, बट जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए होगा न कि आरएनए। बट वायरस के केस में एक अलग केस आ जाता है। क्या होता है, वायरस में जेनेटिक मटेरियल इधर डीएनए पाया जाता है और क्या कहते हैं, आरएनए पाया जाता है। मतलब कि उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक समय पर दोनों चीजें प्रेजेंट हो, यानी कि वहां पे ऐसा नहीं कि एक ही साथ दोनों चीजें मिल रही हो, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा। अपने दिमाग में रख लेना, उसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। और क्या होता है वायरस में, क्या होता है ना, बेसिकली आप देखो वायरस में ये होता है कि उसमें एंजाइम्स वगैरह ज्यादा पाए नहीं जाते। कुछ एक आध एंजाइम्स होते हैं जो उसमें पाए जाते हैं, पर वो भी इनएक्टिव काम रहते हैं, मतलब उनका उस समय कोई यूज नहीं हो रहा होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो वायरस होता है उसमें क्या साइटोप्लाज्म पाया जाता है, तो वायरस के अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। और अदर सेल्स में क्या होता है, वो प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स हो, उसमें क्या पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी ये सेल के भीतर जो भरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि आरएनए से प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। यानी कि क्या होते हैं, उसमें प्रोटीन बनाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं ना वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं। यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है अदर सेल्स में। अदर सेल्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। मेटाबॉलिक में क्या क्या आता है, कैटाबॉलिज्म आता है, एनाबॉलिज्म आता है। तो एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ना, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन। यानी कि अदर सेल्स में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं और साथ में मेटाबॉलिज्म होता है जो कि सम ऑफ रिएक्शन होता है। बट यहाँ पे जो वायरस होता है ना उसके केस में एक अलग केस हो जाता है कि वायरस में अपना साइटोप्लाज्म तो पाया ही नहीं जाता। जब वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है तो एंजाइम कैसे वर्क करेंगे, यानी कि उसके अंदर कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन शो कर सकते हैं, बट वहां पे मेटाबॉलिज्म नाम की कोई चीज नहीं होगी। यानी कि वहां पे हम ये याद रख सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो अपने दिमाग में याद रखना, क्या वायरस में मेटाबॉलिज्म होता है, आपका आंसर है नहीं। अब कुछ बच्चे जो कि एमएससी के लेक्चर ये देख रहे हैं उसमें हो सकता है साथ में बीएससी वाले भी देख रहे हो, यानी कि बीएससी वाले बच्चे क्या कर रहे हो कि ये लेक्चर को देख रहे हो। और हमें तो जो है प्रिपरेशन करनी है आईआईटी जैम की और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिससे हमें एमएससी में एडमिशन मिल सके। कर रहे होते हैं कई सीयूईटी पीजी का फॉर्म भी भरेंगे। तो वहां पे अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि उस लेवल के हैं, पर आप जो है थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटे लेवल के हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है विच इज एब्सेंट इन वायरस, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो वायरस में एब्सेंट हो सकती है। आप अपना दिमाग लगाओ, सोचो इस आंसर को और मुझको बताओ। कमेंट कर देना पहले का वन का 1, 2 का ऐसे करके आप कमेंट कर देना, क्या डीएनए में क्या चीज एब्सेंट होती है। पहला आपसे बोल रहा है क्या डीएनए एब्सेंट होता है, देखते हैं
क्या आरएनए एब्सेंट होता है? क्या एंजाइम हो सकते हैं, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकती है? क्या मेटाबॉलिज्म होता है? तो मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म जैसी चीज जो है वायरस में नहीं पाई जाती। डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, पर एक टाइम पे एक ही हो सकता है। इसमें से एक चीज हो सकती है, तो हम कह सकते हैं या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। एंजाइम्स भी पाए जाते हैं कुछ एक आध, जिससे मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हो सकती है, बट मेटाबॉलिज्म वाली घटना यहां देखने को नहीं मिलती, इसलिए ये एब्सेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज प्रेजेंट इन वायरस। अब बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो वायरस में हो सकती है। पूछ रहा है ग्लाइकोलिसिस हो सकती है, डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि याद रखना कि वायरस में क्या होता है, वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, इधर डीएनए या आरएनए। ग्लाइकोलिसिस नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि क्रेब्स साइकिल और ये जो ग्लाइकोलिसिस जैसी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। एटीपी तो इन चीजों से बनके आती है, तो ग्लाइकोलिसिस नहीं हो सकता। डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो एंजाइम्स ही नहीं पाए जाते, यानी मेटाबॉलिज्म नाम की कोई घटना नहीं होती। खाली कुछ एकाध रिएक्शन चलती है, वो भी इनएक्टिव होती हैं। वो क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को जो है होस्ट सेल में इंजेक्ट करता है, और जैसे ही वो होस्ट सेल में इंजेक्ट करके उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होता है? होस्ट सेल में होता है, पर वायरस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। याद रखना, मैं क्वेश्चन से आपको जो है थ्योरी पढ़ा रहा हूं, पहले आपको जो है कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। हम चलेंगे फिर उन थ्योरी के ऊपर जो हमें आज के लेक्चर में पढ़नी है, बट आपका जो दिमाग है वो क्वेश्चन से खुलेगा, यानी कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद थ्योरी पढ़ाऊंगा, ताकि आपको एकदम से मजा आ जाए और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आप ऐसा फील ना करें कि अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी सही से स्टार्ट कर रहा है तो वो सिर्फ हवा में उड़ा दे रहा है, वो पहले से लिख के ले आ रहा है और पढ़ के चले जा रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए, आपको पूरा फील आना चाहिए। जितने भी लेक्चर आप माइक्रोबायोलॉजी के मुझसे पढ़ेंगे, मैं वादा करता हूं आपको जो है उन लेक्चर्स में मजा आएगा। अगर मजा नहीं आएगा तो पैसा ले ही कहां रहे हो, तो पैसा वापस कहां से होगा। हाँ, तो बात कर लेते हैं, हम क्या बात कर रहे थे कि डीएनए रेप्लिकेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जैसे कि क्या कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन का बनना, तो उसके अंदर तो या तो आरएनए होगा या फिर क्या हो सकता है, डीएनए। जब डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा तो आरएनए प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट होगा? तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन जैसी कोई चीजें नहीं हो सकती। तो ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये प्रेजेंट नहीं होगा, बट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? 2 का 4 आएगा। तो क्या आपको यहां तक वायरस के बारे में कुछ पता चल गया? अब हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं जो कि वायरस की डिस्कवरी से रिलेटेड है, फिर वायरस के फीचर को पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस पढ़ेंगे। यानी कि आज हम वायरस के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे, और वायरस के ऊपर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम वायरस के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, यानी कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तब तक आप इसको नोट करो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, अगली स्लाइड डिस्कस करता हूं, तब तक इसको नोट कर लो। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम माइक्रोबायोलॉजी में क्या वायरस के बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि वायरस के कुछ फीचर देख लेते हैं। तो आइए, अरे सर वो थ्योरियां कहाँ गई जो आप बकवास कर रहे थे कि अभी मैं पढ़ाऊंगा कि लुईस पास्चर ने क्या किया था, बेजरनिक ने क्या किया था, स्टैनले ने क्या किया था, या इवानोस्की ने क्या किया था। मैं तो शुरुआत वहीं से करता हूं हमेशा, जब मैं माइक्रोबायोलॉजी की बुक पकड़ता हूं या कोई भी बुक पकड़ता हूं, मैं वायरस के बारे में जब पढ़ना शुरू करता हूं, पहले तो कुछ थ्योरियां पढ़ लेता हूं, जिससे मैं बोर हो जाता हूं और मुझे लगता है कि मैं जीके उके पढ़ रहा हूं, और क्या कहते हैं, खाली जो है सन याद कर रहा हूं, साइंटिस्ट याद कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं साथ में, मैं तो कहानी पढ़ रहा हूं, ऐसा ही लगता था। आपने तो डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। वो कहानियां कहाँ हैं जिससे हमें बोर हुआ करते थे? वो कॉन्टेजियम, वाइवम, फ्लूइडम, ये कहाँ हैं? आएगा, रुको जरा, सब्र करो, सब कुछ मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, पर उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। आपके सामने सब कुछ आएगा, उसको जो है आपको अच्छे से रिवाइज करना है, साथ में आपको बढ़िया से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैं जो आपके सामने लिख रहा हूँ यही नोट्स हैं, बहुत प्यारे नोट्स हैं, बहुत मेहनत के द्वारा बनाए गए हैं। तो आइए बात कर लेते हैं हम। वैसे तो मैं लुक में अच्छा ही लग रहा हूँ, आपने देख ही लिया होगा अब तक मुझे। हाँ, तो वायरस के बारे में कुछ सम बेसिक फीचर की बात कर लेते हैं, यानी अभी तक हमने जो बकवास करी उसके बारे में कुछ बताओ। तो काढ़ा पी लेता हूं साथ में मैं, काढ़ा पिया करो, ठंड का समय है। हाँ, तो सम बेसिक फीचर क्या है? पहला फीचर है आपके सामने ए सेलुलर और नॉन सेलुलर।
ये क्या है ए सेलुलर नॉन सेलुलर। हमने जब यूनिट स्टार्ट की थी तो वहां पे लिखा था ए सेलुलर, लिखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स। तो ये क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, नॉट मेड अप ऑफ सेल, और नॉन सेलुलर मतलब नॉट सेल। दूसरा पॉइंट, नो साइटोप्लाज्म, यानी कि वायरस के केस में किसी भी प्रकार का साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, यानी कि वायरस क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म रहित होते हैं। तीसरा पॉइंट है ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि ये कंप्लीटली डिपेंड होता है होस्ट पे। ऑब्लिगेट क्या होता है, जरूरत से, मतलब कि ये जरूरत से पैरासाइट है, इसको नीड चाहिए होस्ट सेल की, नहीं तो ये मरा हुआ है, कोई काम का नहीं है, सिर्फ पड़ा हुआ है। वायरस क्या है, मरा हुआ है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि उसको जरूरत है सेल की, याद रखना, इसीलिए उसको बोला ऑब्लिगेट पैरासाइट। और क्या होता है, इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है, पर कभी भी एक संग नहीं पाया जा सकता। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अदर सेल्स में क्या होता है, जैसे कि ये प्लांट सेल है, अब मान लो ये प्लांट सेल है, होता ऐसा नहीं है। प्लांट सेल में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। यानी कि एक संग दो चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं अदर सेल में, डीएनए और आरएनए, बट जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहेगा। बट वायरस के केस में इधर डीएनए और आरएनए नेवर बोथ टुगेदर, यानी एक संग दोनों नहीं पाए जा सकते। इसीलिए मैंने लाइन लिखी है, इन ऑल लिविंग सेल डीएनए, जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए बोथ आर प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ वायरस द ओनली थिंग विच कैन प्रेजेंट दैट इज डीएनए और आरएनए। अगर मेरी इंग्लिश में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो समझ लेना, मैंने इंग्लिश जो है यूएसए और जर्मनी से कोर्स किया है। वो जो कोर्स आप देखते नहीं हो, इंग्लिश सीखे मात्र 90 घंटों में, तो मैंने भी उसी में से शायद कोर्स किया होगा कि इंग्लिश सीखे मात्र 90 घंटों में, तो मैंने वो कोर्स नहीं किया है। पर अगर आपको मेरी इंग्लिश लगती है ऐसी, तो आप भी वही स्टूडेंट बन सकते हो कि अंग्रेजी सीखे मात्र 90 घंटे में। आप कभी कभी क्या करो ना, बोर्ड पढ़ा करो, रास्ते में क्या कहते हैं, दीवारों पे लिखा होता है, जब आपका एंजॉयमेंट नहीं हो रहा होता है ना, जब आप ऐसे बोर हो जाते हैं तो ऐसे बोर्ड पढ़ते हुए जाया करो। मैं तो जो है सारे बोर्ड पढ़ते हुए जाता हूँ, जैसे ही मैं निकलता हूँ ना, मैं शुरू से बोर्ड पढ़ते हुए चलता हूँ, लास्ट तक पढ़ता ही जाता हूँ, और बाकायदा मैं तो उसमें लिखे हुए नंबरों को भी पढ़ लेता हूँ। यार उसमें लिखा तो है कुछ, आप देखना जो है कुछ अलग अलग प्रकार के बोर्ड लगे होते हैं, तो क्या लिखा होता है, अंग्रेजी सीखे मात्र 90 घंटे में। अरे 90 घंटे में एक दिन का स्पीकिंग कोर्स है, तो 90 दिन लिख दो ना, 90 दिन लिख के तो भैया बच्चा डर जाएगा, 3 6 9 3 महीना पढ़ना पड़ेगा। तो सीधा वो क्या लिखते हैं, उनकी चालाकी होती है, अंग्रेजी सीखे मात्र 90 घंटे में। क्या 90 घंटे की क्लास डायरेक्ट देंगे वो एक दिन में? नहीं, 90 दिन लगेंगे, पर उसमें भी आप पूरी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। और क्या होता है, रस्तों में बोर्ड लगे रहते हैं कि टैंक की सफाई, ये सफाई, ऐसे बोर्ड पढ़ते रहा करो, मजा आता है। तो बात क्या कह रहा था मैं, वो उस तरफ से नहीं भटकते हैं कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, बट एक टाइम पर एक ही चीज प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ हो जाए। अगली बात क्या कह रहा है, वायरस इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। हमें ये बात क्यों करने लगा था, अच्छा इंग्लिश के ऊपर बात करने लगा। हाँ, वायरस क्या है, एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। अच्छा, मतलब ये अपवाद है, तो सभी कुछ तो अपवाद चल रहा है जिंदगी में, जो भी हम सही चीज पढ़ते हैं ना, अपवाद आ ही जाते हैं। केमिस्ट्री पढ़ो, बढ़िया से पढ़ने जाओ, थोड़ी देर लगेगा, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, थोड़ी देर बाद वो एक जो है कंपाउंड जो है दूसरे की बात मानने से इनकार कर देगा, एक एटम दूसरे एटम के खिलाफ चले जाएगा, और उसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी फिक्स नहीं होती, +1 +2, इवन ऑक्सीजन जैसे एटम की भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती। तो ये सब एक्सेप्शन अपवाद तो आते रहते हैं, इनसे आपको डील करते रहना है। आपको इन अपवाद से जो है बच नहीं सकते, आपको जो है उसका रीजन पढ़ लेना है। तो ये क्या कह रहा है, एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। अब सेल थ्योरी क्या होती है सर, ये तो बताओ। सेल थ्योरी क्या होती है ना, सेल थ्योरी का कहना था कि ऑल जो थिंग्स है जो कि मेडअप है, वो मेडअप ऑफ सेल हैं या सेल के प्रोडक्ट्स हैं। पर वायरस तो सेल ही नहीं है, ना सेल का प्रोडक्ट है, इसीलिए आपको पहली लाइन पे क्या लिखा था, ए सेलुलर नॉन सेलुलर। अब कई हिंदी मीडियम वाले सोचते हैं कि यार हम कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, इसीलिए जो है मैं उनको हिंदी में भी बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती कि मैं टोटली इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दूँ और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बढ़िया हो जाए। तो जो ऐसा नहीं है, मैं इंग्लिश ही पढ़ा पाता हूँ। अगर आपको जो है समझ में आता है तो गुड, नहीं आता है तो वेरी गुड। उसके बाद आगे ये क्या कह रहे हो सर, समझ में आता है गुड, नहीं आता वेरी गुड।
ऐसे कैसे चलेगा चैनल? चलेगा यार, मदद तो करो, एक बार मदद करोगे, देखोगे लेक्चर्स को, मजा आएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग लगा होगा आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि बायो बिल्कुल रटने का सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ रहे हैं और जो है कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को हम अपने दिमाग में उतार रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स और चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। और हो सकेगा तो मेरे पास कुछ एपरेटस आएंगे तो उससे भी समझाऊंगा। आप मेरी छोटी क्लासेस के लेक्चर देखना। अगर आपके छोटे भाई बहन नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बायोलॉजी के भी लेक्चर्स मैंने इसी चैनल पे रिकॉर्ड किए हैं। अब तक मैंने लगभग 137 to 138 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से कुछ शॉर्ट्स हैं और कुछ लेक्चर्स हैं, जिसमें से एमएससी के भी चौथे लेक्चर में हम आ चुके हैं। तो बकवास नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा है, क्या लिखा है कि बट वायरस इज नॉट सेल और नॉट प्रोडक्ट ऑफ सेल। सभी चीजें सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी होती है, ये कहना था सेल थ्योरी का। अगली बात कह रहा है एटीपी ऑल्सो नॉट फॉर्म इन वायरस। यानी ये क्या बात कर रहे हो सर, एटीपी नहीं बनेगी तो उसको एनर्जी कहां से मिलेगी, ताकत कहां से मिलेगी, जब उसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा। तुम्हें पता है वायरस क्या है, मरा हुआ है, बाहर रहेगा तो मरा रहेगा, एनर्जी की क्या जरूरत उसे, क्यों ग्लाइकोलिसिस करेगा, क्यों क्रैश साइकिल में जाएगा, वो इतनी ताकत क्यों वेस्ट करेगा। उसके पास तो साइटोप्लाज्म भी नहीं है, बहुत सारे एंजाइम्स भी नहीं है। एंजाइम का के लिए काम करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। मेटाबॉलिक में क्या आता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म आता है, और सम ऑफ द ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये सब चीजें तो उसमें होती नहीं है। तो उसको क्या कह रहा है, एटीपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एटीपी ऑल्सो नॉट फॉर्म इन वायरस। क्योंकि कोई भी प्रोसेस करनी हो तो उसे सेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर उसको एटीपी बनानी है या डीएनए का रेप्लिकेशन करना है या कुछ भी करना है तो उसको सेल के अंदर जाना पड़ेगा। यानी वो क्या है, सेल के अंदर का पैरासाइट है। यानी कि उसके लिए अगली लाइन क्या लिखी है, और एनी प्रोसेस वायरस मस्ट गो इनसाइड द सेल। यानी कोई भी उसको ऐसी प्रोसेस करनी हो जिससे कि वो अपना काम कर सके तो उसको क्या है सर, मस्ट भी है, यानी जाना जरूरी है किसके अंदर, इनसाइड द सेल। यानी कि सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर का पैरासाइट है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो आपको समझ में आया वायरस को इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्यों कहते हैं। टुगेदर इसको क्या कह सकते हैं, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस क्या है, वायरस इज इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट, यानी जरूरत से, ऑब्लिगेट पैरासाइट। यानी वायरस क्या है, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ये इंट्रा मतलब क्या है, इंट्रा मतलब होता है विद इन सेल, इंटर मतलब होता है बिटवीन दी सेल। इन टर्म्स को भी आपको दिमाग में रखना है। ऐसी टर्म जो है गलत कराती हैं क्वेश्चंस को एग्जाम में। अगर मैं आपसे कहूं वायरस इज, पहला आपके सामने ऑप्शन है इंटरसेलुलर ऑब्लिगेट सेल पैरासाइट, इंटरसेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो इसमें से आपको मोस्ट करेक्ट आंसर चुनना होगा। तो आप चुनोगे इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि वो ऑब्लिगेट तो है, साथ में सेल के अंदर का है, इसीलिए उसको इंट्रासेलुलर बोलते हैं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इंट्रासेलुलर क्या होता है, विद इन दी सेल, और इंटरसेलुलर क्या होता है, बिटवीन दी सेल। मैं इस लेक्चर को और लंबा भी कर सकता हूं, मैं वायरस के ऊपर थ्योरी भी पढ़ा सकता हूं। शायद मुझे लगता है कि 30 मिनट तक का ये लेक्चर हो गया होगा या होने वाला होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है ना, तो सामने जो है मैं कैमरे को बैक करता हूं, यानी कि मैं अपना फोटो देखना पसंद नहीं करता हूं। क्या बात कर रहे हो, खुद अपना चेहरा देखना पसंद नहीं करते हो, हमको दिखा रहे हो। तो आपको पसंद करना है ना, चेहरा नहीं, लेक्चर्स को। कैसे पसंद करना है सर, मतलब आपको लेक्चर ध्यान देना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं अपने चेहरे को नहीं देखता हूं, मैं आगे चले जाता हूं, टाइम कितना चल रहा है ये भी नहीं पता। लगभग मेरे हिसाब से 30 मिनट्स हो चुके होंगे। आपको जो है मैं आगे पढ़ा सकता हूं, थ्योरी आपको वायरस की बता सकता हूं, पर मैंने ये देखा है कि लॉन्ग लेक्चर देख के बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मैं तो जो है जितने बड़े लेक्चर मिल जाए उनको ही देखता हूँ, ऐसा नहीं कि शॉर्ट लेक्चरों से अपना दिमाग बढ़ा लूँ। बट आपको जो है मैं कुछ बड़े लेक्चर दे दूंगा तो उनमें व्यूज़ कम आते हैं। मैंने अभी जो है माइक्रोबायोलॉजी का एरा और माइक्रोबायोलॉजी, इसमें कि मैंने ट्रांजिशन पीरियड, गोल्डन पीरियड कराया, तो उसमें व्यूज़ कम आ रहे हैं, पर जो शॉर्ट लेक्चर आपके सामने आया था उसमें व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बड़े लेक्चरों में भी पेशेंस बना के देखना है। उन लेक्चरों में ज़्यादा ज्ञान मिलता है, न कि छोटे लेक्चरों में। मैं चाहूँ तो इसी लेक्चर को आपको 10 मिनट में भी खत्म कर सकता था, सब पहले से लिख के लाता, कुछ भी नहीं बताता, तो लेक्चर खत्म हो जाता और व्यूज़ भी इसी वीडियो में ज़्यादा होते।
बट ऐसा नहीं करना है, पूरा बेसिक से सीखना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हम एमएससी में पढ़ रहे हैं ना कि छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो पूरा हमें बेसिक से शुरू करेंगे। कल हम जो है इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, यानी कि उन चीज़ों के बारे में समझेंगे कि कौन से साइंटिस्टों का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वायरस के ऊपर में, और फिर वायरस का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर वायरॉइड्स में आएंगे, प्रियॉन्स में आएंगे। तो थैंक यू बने रहने के लिए लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।